Hello friends, welcome to my YouTube channel on Agri Guidance. My name is Dheeraj Kumar and at present time I am studying in Bihar Agricultural College Sabor Bhagal. आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर के आया हूँ, जिससे बहुतों बार एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं और आगे भी इस लेक्चर से बहुत सारे आपके क्वेश्चन जो है एंट्रेंस एग्जाम हो या फिर कोई अदर जॉब वाला एग्जाम हो जो कि एग्रीकल्चर पे बेस्ड रहता हो, उस पर इस प्रकार के सवाल आपसे पूछे ही जाएंगे। जो मैं आज आपको लेक्चर में बताऊंगा सारा का सारा मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा और जितने भी होंगे मेरे ऑब्जेक्टिव सारे सवाल होंगे और यहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे ही जाएंगे। जैसे कि आपका एंट्रेंस एग्जाम हो गया तो BCEE, BHU, ICR, JET, UP कैटेट और भी अदर एग्जाम जैसे कि आपका JRF भी एंट्रेंस एग्जाम है, उसमें भी यहाँ से क्वेश्चन रह सकते हैं। उसके बाद आपका कृषि पर्यवेक्षक हो गया और भी जैसे कि नाबार्ड वगैरह, बैंकिंग वगैरह में भी ये सब क्वेश्चन रहते ही रहते हैं। तो मैं ज़्यादा दूर ना जाते हुए इन क्वेश्चन से इतना ध्यान में रखें कि इस टॉपिक से आपका क्वेश्चन आएगा ही आएगा। और यदि जो माइस का लेक्चर यानी कि मक्का का वीडियो देख चुके हैं, यहाँ पे जितने भी सारे सवाल दिए गए हैं उन सबों को आप बनाने की कोशिश करें। उन सभी को जितना मैंने यहाँ क्वेश्चन लिख करके रखा है उन सभी सवालों का आप जवाब कॉपी में अपना लिखने की कोशिश करें, प्रयास करें। और जिन लोगों ने माइस का लेक्चर, माइस का वीडियो अभी तक नहीं देखा है मक्का का, वो लोग वीडियो कंटिन्यू रखें और बने रहें हमारे साथ एग्री गाइडेंस के साथ, और मैं आपको ले जाऊंगा आपके लक्ष्य की ओर, आपकी ऊंचाइयों को ओर। तो इससे क्वेश्चन रहेंगे ही रहेंगे। और इंग्लिश वाले हो या फिर हिंदी वाले हो, वो उन्हें किसी प्रकार का घबराना नहीं है। कुछ लोग होंगे जो देख के घबरा गए होंगे कि अरे ये तो यहाँ सारा इंग्लिश में क्वेश्चन लिखा हुआ है। ऐसा कोई भी बात नहीं है। मैं सारा यहाँ पे क्वेश्चन आपको हिंदी में डील करने वाला हूँ। मैं कुछ वर्ड आपको बीच बीच में कभी कभी इंग्लिश भी बोलूँगा थोड़ा बहुत, लेकिन मैं पूरी तरीक़ा से हम कोशिश करेंगे कि इस वीडियो को हम लोग हिंदी में समझें, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट आर फ्रॉम एग्रीकल्चर सेक्टर विच इज फ्रॉम हिंदी मीडियम। सो हम लोग बहुत सारे यहाँ पे जो एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से होते हैं वो अधिकतर हिंदी मीडियम से ही होते हैं। तो हम चाहेंगे कि आपको हिंदी में ही पूरे अच्छी तरीक़ा से, बेहतरीन तरीक़ा से आपको समझाया जाए। तो ज़्यादा आप टाइम का वेस्टेज ना करते हुए चलिए हम लोग चलते हैं अपने लेक्चर पे। तो आज हम लोग बात करने वाले माइस पे और इससे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे शुरू से लेकर के कि इसका बॉटेनिकल नेम क्या है, यानी कि वनस्पतिक नाम क्या है मक्का का। तो वनस्पतिक नाम है जियामीज लिन, यानी कि लिन मतलब लेनियस। तो इसका बॉटेनिकल नेम क्या हो जाएगा, जियामीज लिन। और आप लोग जानते हैं वैज्ञानिक नाम को अंडरलाइन करते हैं। पहला जो लेटर होता है वो कैपिटल लेटर क्या होता है और आगे पीछे वाला जो लेटर होता है वो स्मॉल लेटर में होता है। और वैज्ञानिक का नाम जो लिखा जाता है वो कैपिटल वर्ड से स्टार्ट होता है। उसके बाद हम लोग आते हैं और जो हम कंप्यूटर में लिखते हैं तो उसको इटैलिक कर देते हैं, क्योंकि हम लोग कॉपी में जब लिखेंगे तो उसको इटैलिक तो कर नहीं सकते, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे अंडरलाइन कर देते हैं। उसके बाद अब हम लोग आते हैं फैमिली, यानी कि मक्का का जो परिवार है वो किस परिवार के है। तो मक्का किस परिवार से बिलोंग करता है, ग्रैमनी फैमिली से बिलोंग करता है। ग्रैमनी यानी कि घास परिवार, या फिर हम लोग इसको बोलते हैं पोएसी। और भी जो इम्पोर्टेंट क्रॉप हैं, जो इम्पोर्टेंट फील्ड क्रॉप हैं, उन्हें आप बताएं कि कौन कौन से जो है क्रॉप ग्रैमनी फैमिली से बिलोंग करते हैं, ग्रैमनी फैमिली से संबंध रखते हैं। तो इसका फैमिली क्या हो जाएगा, ग्रैमनी। इसका फैमिली क्या हो जाएगा, ग्रैमनी या पोएसी। उसके बाद हम लोग बात करेंगे क्रोमोसोम नंबर, यानी कि गुणसूत्रों की संख्या। तो इसमें गुणसूत्र की संख्या जो पाई जाती है, कितना पाई जाती है, 20 होती है। और आप लोग हमें कमेंट करके बताएं कि चावल में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है।
तो इसमें जो गुणसूत्रों की संख्या होती है कितनी होती है 2n = 20, यानी कि इसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है 20 जोड़ी होती है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे ओरिजिन की। तो ओरिजिन यानी कि उत्पत्ति स्थान स्थल, तो इसका सेंटर ऑफ ओरिजिन यानी कि उत्पत्ति स्थल कहाँ है तो मैक्सिको है। इसका कहाँ है मैक्सिको, कहाँ हो गया मैक्सिको, या हम लोग इसको बोलते हैं सेंट्रल अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका। इसका उत्पत्ति स्थल कहाँ है मैक्सिको या सेंट्रल अमेरिका। उसके बाद हम लोग बात करेंगे प्रोटीन की। मक्का में प्रोटीन कितना प्रतिशत पाई जाती है, कितना परसेंट पाया जाता है। आप लोग बताएं कि चावल में कितना परसेंट पाया जाता है। मक्का में 10% प्रोटीन पाई जाती है, और इसमें ऑयल कंटेंट यानी कि तेल की मात्रा जो है इसमें कितनी पाई जाती है, तो इसमें तेल की मात्रा मात्र 4% पाई जाती है। तेल की मात्रा कितनी पाई जाती है 4%। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट की। कार्बोहाइड्रेट जो मक्का में सबसे ज्यादा पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट कितना पाया जाता है 70% पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट कितना पाया जाता है 70%। और एक चीज है एल्बुमिनाइड्स, इसमें एल्बुमिनॉइड्स कितना पाया जाता है तो 10.4%। इसको आप नहीं भी याद रखेंगे तो चलेगा। एल्बुमिनॉइड्स कितना पाया जाता है 10.4%। लेकिन इन सब जितना बताया उसको आप अवश्य याद रखें, इसको याद कर दें तो और भी बहुत अच्छा है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे क्रूड फाइबर। क्रूड फाइबर यानी कि कच्चा रेशा। कच्चा रेशा मतलब कहने का मतलब हुआ कि इसमें बहुत सारा सेल्यूलेज कंटेंट होगा, जैसे कि घास वगैरह हो गया, उसको क्या करते हैं हम लोग पका करके देते हैं, गाय को नहीं देते हैं, गाय या जो भी जानवर होता है तो उसको बोलते हैं लोग रेशा या कच्चा रेशा क्रूड फाइबर। तो क्रूड फाइबर इसमें जो पाया जाता है 2.3%। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि मक्का का जो है यूज किस में करते हैं, तो यहाँ से भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। तो इसका जो अभी ट्रेंड में चला हुआ है, बहुत ही फैशनेबल डिजाइन से चला हुआ है, बहुत ही फैशन में चला हुआ है, तो वो क्या आपका पॉपकॉर्न। कॉर्न मक्का को ही क्या बोला जाता है कॉर्न बोला जाता है। तो पॉपकॉर्न आप सबको पता होगा पॉपकॉर्न के बारे में। अभी आप बाजार में निकलेंगे तो बहुत सारे आपको ठेले वाले मिलेंगे जो पॉपकॉर्न बेच रहे होते हैं। अब जब आप डिमांड करेंगे तो वो ताज़ा ताज़ा आपको जो है पॉपकॉर्न देंगे। पहले आता था प्लास्टिक में पैक होकर के आता था, लेकिन अब जो है सभी जगह पॉपकॉर्न अवेलेबल हो गया। अब आपको प्लास्टिक वाला खाने की जरूरत नहीं, आप डिमांड कीजिए आपके लिए तुरंत बन जाएगा। तो पॉपकॉर्न के रूप में यूज करते हैं। उसके बाद घर में आप लोग गांव में देखे होंगे या फिर सड़क के किनारे भी बिकते हुए कई बार आप लोग देखेंगे, उसको रोस्टेड करके यानी कि भूंज करके भी उसको क्या कहते हैं भून करके कोयला में या फिर आग पर सेक करके खाते हैं, तो उसमें भी यूज होता है। उसके बाद इसका मेजर जो यूज है वो किसमें है फोडर के रूप में। फोडर यानी कि चारा के रूप में इसका यूज हम लोग किसमें करते हैं चारे में करते हैं। उसके बाद साइलेज बनाने में करते हैं। साइलेज क्या है कि एक प्रकार का चारा ही है। जब बहुत सारा क्या होता है कि मक्का एक साथ हो जाता है तो एक साथ तो हम लोग क्या करते हैं कि पूरा खिला नहीं सकते हैं, तो ज़्यादा होने के कारण हम लोग उसको प्रिजर्व कर लेते हैं यानी कि सुरक्षित करके रख लेते हैं। और उसको जब क्या होता है कि जब हमारा ये खत्म हो जाता है मक्का जो हरा हरा रहता है वो खत्म हो जाता है, उसके बाद हम लोग इसका यूज करते हैं। हम लोग इस पर ज़्यादा नहीं जाएंगे तो वीडियो ऐसा ही थोड़ा सा लंबा होने वाला है, तो और भी ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसीलिए हम लोग उतना डिटेल्स में नहीं जाएंगे। तो इसमें किसका किसका यूज किया जाता है, तो एक हो गया आपका फोडर में, उसके बाद साइलेज। साइलेज वाला इसको याद रखेंगे, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए साइलेज के लिए कौन सा उपयुक्त है। तो जो ये माइज है वो साइलेज बनाने के लिए उपयुक्त है, ज्वार भी इसके लिए उपयुक्त है साइलेज के लिए। उसके बाद हम लोग आएंगे डिफिशियंसी। डिफिशियंसी कहने का मतलब हुआ कौन कौन सी चीज़ों की इसमें कमी पाई जाती है। तो इसमें कमी जो पाई जाती है वो किसकी पाई जाती है, कैल्शियम की पाई जाती है, ट्रिप्टोफैन की कमी पाई जाती है, लाइसिन की कमी पाई जाती है। इन सारी चीज़ों की होती है कि मक्का में कमी पाई जाती है। किसकी किसकी हमने बात की है, कैल्शियम की बात की है। उसके बाद हमने किसकी बात की है, लाइसिन की बात की है। उसके बाद हमने किसकी बात की है, उसके बाद ट्रिप्टोफैन की बात की है।
ट्रिप्टोफैन की बात की है। इन सब चीजों की क्या होती है, मक्का में कमी पाई जाती है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि कॉर्न स्टार्च, यानी कि कॉर्न में जो स्टार्च पाया जाता है वो किस रूप में पाए जाते हैं, तो डेक्सट्रोज के फॉर्म में पाए जाते हैं। कौन से फॉर्म में, डेक्सट्रोज के फॉर्म में पाए जाते हैं। उसके बाद माइज में प्रोटीन तो हमने बात कर लिया कि 10% होते हैं, लेकिन प्रोटीन कौन सा प्रोटीन होता है, और ये जो क्वेश्चन है वो BCE में भी पूछे जा चुके हैं, BSU में भी पूछे जा चुके हैं कि माइज में जो प्रोटीन होता है वो कौन सा प्रोटीन होता है। तो माइज में जो प्रोटीन होता है मैं आपको बताते चलूं कि माइज में जो प्रोटीन होता है वो जीन नामक प्रोटीन होता है। कौन सा होता है, ZEIN, जीन नामक प्रोटीन होता है। आप इसको हिंदी में लिखेंगे जीन तो ऐसा ही लिखेंगे जीन, तो इसमें जीन नामक प्रोटीन पाया जाता है। उसके हम लोग बात करेंगे कि इसमें बहुत सारी चीज़ों की, जैसे मैंने बताया कि ट्रिप्टोफैन, लाइसिन, कैल्शियम, इन चीज़ों की कमी पाई जाती है। तो कुछ ना कुछ जो होते हैं इनसे रोग भी होते हैं, बीमारियां भी होती हैं। तो वो कौन सा रोग है, जैसे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स यानी कि बोले तो नियासिन, क्या, नियासिन, इसकी कमी से क्या होता है, नियासिन, इसकी कमी से आपको पेलाग्रा डिजीज हो जाता है। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, पेलाग्रा डिजीज होता है। और उसके बाद एक है और कैल्शियम की कमी से, इसमें कैल्शियम की कमी पाई जाती है, तो इसके कारण आपको ऑस्टियोमलेशिया हो सकती है। ऑस्टियोमलेशिया एक प्रकार का भी रोग है जिसमें क्या होता है कि हमारा जो बोन्स होते हैं उसमें कैल्शियम की कमी हो जाती है, और कैल्शियम की कमी हो जाने के कारण क्या होता है, हमारा जो हड्डी होती है वो कमजोर हो जाती है, और क्या होती है कि आपको कहीं कभी भी क्या होता है कि थोड़ा सा भी चोट लगेगा तो वहाँ फ्रैक्चर होने का ज़्यादा चांस रहता है। तो ये भी होता है। उसके बाद हम लोग करेंगे कि बात स्पेसिफिसिटी, यानी कि इसकी विशेषता क्या है। इसकी विशेषता एक मैं विशेषता बता देता हूँ, जिसको जो क्या होता है एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसे क्वीन ऑफ सीरियल्स कहा जाता है, यानी कि अनाजों की रानी कहा जाता है। अब इसे अनाजों की रानी कहा क्यों जाता है, तो इसे अनाजों की रानी इसीलिए कहा जाता है कि इसका जो यील्ड पोटेंशियल है वो बहुत ही ज़्यादा हाई होता है, यानी कि प्रति हेक्टेयर क्षेत्रफल में जो मक्का की उत्पादन क्षमता है पूरे अनाज में, जैसे कि आपका ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, गेहूँ हो गया, चावल हो गया, उससे क्या होता है इसकी प्रोडक्टिविटी जो है ज़्यादा होती है। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, क्वीन ऑफ सीरियल्स, माइज को। क्वीन ऑफ सीरियल्स, क्वीन ऑफ सीरियल्स आप लोग लिखेंगे अनाजों की रानी। तो ये हो गया। उसके बाद हम लोग बात करेंगे क्लासिफिकेशन की। तो मैं इस वीडियो में ज़्यादा क्लासिफिकेशन पे नहीं जाऊंगा, लेकिन आपको थोड़ा सा यहाँ पे बता देता हूँ कि इसका जो क्लासिफिकेशन किया गया है वो 7 प्रकार से बांटा गया है बेस्ड ऑन देयर कर्नल स्ट्रक्चर। इसके अनाज ये दाने के आधार पर इसको कितने भागों में बांटा गया है, तो इसको 7 भागों में बांटा गया है। मैं कुछ का जैसे कि बता देता हूँ, जैसे पॉपकॉर्न, स्वीट कॉर्न, बेबी कॉर्न, वैक्स कॉर्न, पॉड कॉर्न, डेंट कॉर्न, फ्लिंट कॉर्न, ये 7 ग्रुप में ये बांटा गया है। और क्या क्या इनके कैरेक्टरिस्टिक है, इनका वानस्पतिक नाम क्या है, इसके बारे में मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि वीडियो जो है ये थोड़ा सा ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो मैं नहीं चाहता कि आप लोग जो है आप लोगों के लिए मैं छोटा से छोटा समय में ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कि आपको इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश कर रहा हूँ, और नहीं चाहता हूँ कि आप लोगों के लिए थोड़ा सा ये क्लास जो है बोरिंग हो जाए। तो मैं इसको एक अलग लेक्चर में बनाऊंगा, और जो भी मैं एक बार फिर से मैं भी देख लूँगा कि यदि कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट बचता है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको भी इंक्लूड करने का, शामिल करने का कोशिश करूँगा। तो आप मेरे चैनल पे यदि नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ें। मेरे टेलीग्राम एक चैनल है, उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, उससे भी आप जुड़ें, ताकि आप जो भी हमारा
ये वीडियो यूट्यूब चैनल पे अपलोड होता है उसका आपको इंस्टेंट नोटिफिकेशन मिल जाए, जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन मिल जाए। तो उसके बाद हम लोग क्लासिफिकेशन पे बात उतना नहीं करेंगे, उसके बाद हम सीधे आते हैं किस पे, एरिया एंड प्रोडक्शन पे। तो एरिया एंड प्रोडक्शन पे आते हैं तो हम लोग देखेंगे कि कौन, जैसे कि मक्का उत्पादन में विश्व में किसका रैंक 1 है और एरिया किसके पास ज़्यादा है, कौन ज़्यादा उत्पादन करता है, प्रोडक्टिविटी किसकी ज़्यादा है। उसके बाद देखेंगे कि इंडिया का विश्व में क्या पोजीशन है, कितने नंबर पे मक्का उत्पादन में है। ये सारी चीज़ हम लोग क्या करेंगे, इसमें कवर करेंगे। तो उसके बाद देखते हैं एरिया, प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी। तो एरिया, प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी में जो एक नंबर पे तो वो कौन सा है, यूएसए। आपका जो यूएसए है वो क्या है, एरिया यानी कि क्षेत्रफल, प्रोडक्शन यानी कि उत्पादन और प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी माने कहने का मतलब हुआ उत्पादकता। तीनों एक रैंक पर कौन है पूरा विश्व में, तो यूएसए। यूएसए कहने का मतलब हुआ यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, फर्स्ट पोजीशन पे। मक्का उत्पादन में भी, मक्का के क्षेत्रफल में भी और उत्पादकता में भी एक नंबर पे। कौन है एक नंबर पे, तो आपका अमेरिका। उसके बाद हम बात करें, ये तो हो गया। उसके बाद हम लोग बात करें कि पूरे विश्व में इसका क्षेत्रफल कितना है मक्का का। तो पूरे विश्व में जो मक्का का क्षेत्रफल है वो कितना है, 138 मिलियन हेक्टेयर। 138 मिलियन हेक्टेयर में मक्का का उत्पादन होता है। और इसकी उत्पादन कितना होता है, पूरा प्रोडक्शन कितना होता है विश्व में, तो 602 मीट्रिक टन इसका उत्पादन होता है। उसके बाद हम लोग बात करें किसका, ये तो हो गया आपका विश्व का बात हो गया। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि इंडिया का क्या पोजीशन है। तो इंडिया का जो पोजीशन है वो एरिया में कितना है और प्रोडक्शन में कितना है। तो एरिया में 5वें नंबर पे आता है पूरा विश्व में हमारा इंडिया। और उत्पादन में देखें तो उत्पादन में बहुत ज़्यादा दूर चला जाता है, उत्पादन में आता है 11वें नंबर पे आता है। तो इतना ये डिफरेंस क्या है, इतना ये गैप क्यों है, तो इतना ये गैप इसीलिए है क्योंकि कहीं ना कहीं जो हमारे जो किसान हैं, जो इंडिया के किसान हैं, अभी भी बहुत जगह पारंपरिक तरीके से, ट्रेडिशनल मेथड से ही मक्का का उत्पादन किया जा रहा है। जो नए नए टेक्नोलॉजी आ रहे हैं, जो नया कृषि यंत्र आ रहे हैं, उनका कहीं कहीं प्रयोग नहीं हो पाने के कारण से अभी हमारा प्रोडक्शन उतना नहीं हो पा रहा, या लोगों को इसके बारे में, नई तकनीकी के बारे में जानकारी नहीं है, नई वैरायटी के बारे में नहीं जानकारी हुआ। वो वही क्या करते हैं, वही बीज उगाते हैं, फिर उन्हें स्टोर करके फिर क्या करते हैं, वही लगा देते हैं। ये भी कारण हो सकता है, या वो पानी सही समय पे सिंचाई नहीं कर पाते हों, या वो वर्षा आधारित खेती करते हैं, इसके लिए उन्हें वर्षा पे डिपेंड रहना पड़ता है, और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। तो इसीलिए हमारा प्रोडक्शन जो है वो थोड़ा सा कम है, क्योंकि यहाँ के लोग, जो इंडिया के लोग हैं, वो बहुत जल्दी आपके बातों को, जो भी वैज्ञानिक बताते हैं उनके बातों पे विश्वास नहीं करेंगे, वो जल्दी एडोप्ट नहीं करना चाहते हैं। इसीलिए कहीं ना कहीं ये चीज़ें कमियां हैं। तो एरिया में देखिए तो कितना नंबर पे है हमारा, तो एरिया में हम बताए थे 5। उसके बाद हम देखें प्रोडक्शन में तो कितना नंबर पे है, 11 नंबर। और उसके बाद ये 1.4 लिखा हुआ पहले से लिखा हो। तो उसके बाद देखेंगे कि हम लोग कि इंडिया में कितना एरिया में इसका यानी कि मक्का को उगाया जाता है। तो 8.4 मिलियन हेक्टेयर में जो है मक्का का उत्पादन किया जाता है पूरे क्षेत्रफल का। और उसके बाद जो है इसका प्रोडक्शन कितना होता है,
तो 19.61 मीट्रिक टन इसका उत्पादन होता है इंडिया में। उसके बाद हम लोग देखें कि कौन सा राज्य जो है कि पूरे इंडिया में सबसे अधिक मक्का का उत्पादन करता है। तो सबसे पहला नंबर पे हमारा यूपी है। उसके बाद हमारा आता है कौन, पहला नंबर पे यूपी आता है। उसके बाद हमारा आता है बिहार आता है। उसके बाद आता है कर्नाटका। तो सबसे पहले कौन हो गया, यूपी। उसके बाद हमारा हो गया बिहार। उसके बाद हो गया हमारा कर्नाटका, और ये तो हो गया। उसके बाद हम आते हैं कि बिहार में इसका कितना एरिया है, कितना प्रोडक्शन होता है और कितना इसका उत्पादकता। उसके बाद हमने यहाँ पे एक बात मेंशन करना भूल गया कि इंडिया का जो उत्पादकता है, जो प्रोडक्टिविटी है, वो कितना है, इंडिया का जो प्रोडक्टिविटी है वो 23.50 क्विंटल प्रति हेक्टेयर यानी कि हम लोग यूएसए का प्रोडक्टिविटी मैंने नहीं बताया। तो यूएसए का जो प्रोडक्टिविटी है वो कितना है, 6,865 केजी प्रति हेक्टेयर। यानी कि यदि हम लोग कंपैरिजन करें तो नहीं इसका जो है 100 से भाग दें तो कितना हो जाएगा, 68 क्विंटल प्रति हेक्टेयर, और इसका कितना है 23 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, बहुत कम उत्पादकता है कहाँ की, इंडिया की। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि बिहार में कितना एरिया है, कितना इसका जो है प्रोडक्शन होता है और उसकी उत्पादकता क्या है। तो बिहार में हम एरिया की बात करें तो इस यहाँ ये होता है 0.689 मिलियन हेक्टेयर, और प्रोडक्शन की यदि हम बात करें तो यहाँ प्रोडक्शन होता है 2.8 मीट्रिक टन। और यदि हम प्रोडक्टिविटी की बात करें तो बिहार का जो प्रोडक्टिविटी है वो इंडिया से कहीं ज़्यादा है। इसका जो प्रोडक्टिविटी है 41.14, या 41 पॉइंट आप याद रखें, उतना ज़्यादा डिटेल्स में जाने की जरूरत नहीं। 41 क्विंटल प्रति हेक्टेयर इसका प्रोडक्टिविटी है। और उसके बाद हम लोग बात करेंगे इसमें क्लाइमेट में। उससे पहले मैं देख लेना चाहता हूँ कि वीडियो जो है सही से रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं, क्योंकि मैं इससे पहले बहुत सारा वीडियो बना चुका हूँ, मतलब वो कहीं ना कहीं कट जा रहा था, तो मैं पहले एक बार देख लेता हूँ। तो चलिए, वीडियो जो है रिकॉर्ड हो रहा है, अच्छी तरीके से हो रहा है। उसके बाद आगे के काम है, ये प्रोडक्शन का बात कर लिए बिहार में कितना। उसके बाद हम लोग आते हैं क्लाइमेट। तो क्लाइमेट पे सबसे पहले देखिए कि ये प्लांट किस टाइप का है। आप लोग पढ़े होंगे C4 प्लांट, C3 प्लांट, कैम्प प्लांट, ये सारे पढ़े होंगे। तो ये जो प्लांट है वो कैसा है, C4 प्लांट। कैसा प्लांट है, C4 प्लांट है। और एसडीपी, उसके बाद आप लोग पढ़ेंगे एलडीपी। एसडीपी मतलब होता है शॉर्ट ड्यूरेशन प्लांट, और एलडीपी मतलब लॉन्ग ड्यूरेशन प्लांट। तो ये इस प्रकार का प्लांट है, शॉर्ट ड्यूरेशन प्लांट, यानी कि लाइट की जो है इसकी बहुत कम समय तक इसको लाइट मिलेगी, तो भी अच्छा से फ्लावरिंग और फ्रूटिंग इसका हो जाएगा। उसके बाद हम लोग चलते हैं नाइट का टेम्परेचर। तो नाइट का टेम्परेचर जो है 15.6 डिग्री सेल्सियस से कम नहीं होना चाहिए, नॉट लेस देन 15.6 डिग्री सेल्सियस। यदि इससे कम होता है, नॉट लेस देन, यानी कि इससे कम नहीं होना चाहिए। ठीक, हम लिख देते हैं नॉट लेस देन, यानी कि 15.6 डिग्री सेल्सियस से नाइट का जो टेम्परेचर इससे कम नहीं होना चाहिए।
नहीं तो इसका क्या होगा, आपका फ्रूटिंग और फ्लावरिंग को अफेक्ट करेगा। उसके बाद जो है प्रोडक्शन में भी आपका ये अफेक्ट कर सकता है। उसके बाद हम आते हैं मीन सी लेवल। ये क्वेश्चन आप लोग नहीं भी याद रखे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं इसमें। यानी कि मीन सी लेवल क्या होता है कि समुद्र तल से 2500 सेंटीमीटर 2500 सेंटीमीटर पे भी हम लोग क्या कर सकते हैं, इसकी खेती कर सकते हैं। यानी कि समुद्र तल का आने का मतलब होगा कि समुद्र तल का यानी कि पानी का लेवल यहाँ है तो 2500 मीटर यानी कि जो भी होगा ऊंचाई यहाँ तक भी हम लोग क्या कर सकते हैं, उसकी खेती कर सकते हैं। उसके बाद है जर्मिनेशन टेम्परेचर। ये वाला जो है ये सेंटीमीटर में नहीं होगा, ये मीटर में होगा। यानी कि मीन सी लेवल से 2500 मीटर ऊपर तक भी हम लोग क्या कर सकते हैं, इसकी खेती कर सकते हैं। उसके बाद जो है जर्मिनेशन टेम्परेचर। तो जर्मिनेशन के लिए जो इसका टेम्परेचर होना चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, 21 डिग्री सेंटीग्रेड। 21 डिग्री सेंटीग्रेड इसकी जर्मिनेशन के लिए होना चाहिए। उसके बाद इसका जो है वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए यानी कि प्लांट की वृद्धि के लिए, वृद्धि और विकास के लिए, उसकी वनस्पतिक वृद्धि के लिए, वनस्पतिक वृद्धि के कहने का मतलब हुआ उसका हाइट के लिए, उसकी चौड़ाई के लिए। तो इसके लिए कितना चाहिए, 32 डिग्री सेल्सियस यानी कि 32 डिग्री सेल्सियस, 31-32 डिग्री सेल्सियस इसके लिए अच्छा होता है। उसके बाद है कि हाई टेम्परेचर, T4 टेम्परेचर लिखे हैं। उसके बाद लो रिलेटिव ह्यूमिडिटी यानी कि जब टेम्परेचर अधिक होगा तो ह्यूमिडिटी कहने का मतलब हुआ कि वातावरण में कितना पानी है, कितना नमी है, तो टेम्परेचर बढ़ेगा और ह्यूमिडिटी घटेगी, शुष्कता बढ़ेगी यानी कि पानी जो है इन्वायरमेंट में कम जाएगी। तो क्या होगा कि आपका पोलन जर्मिनेट नहीं कर पाएगा। जब वर्तिकाग्र पे जाएगा आपका परागकण तो वहाँ पे क्या होगा कि वो सूख जाएगा, वो जर्मिनेट नहीं कर पाएगा। तो ये क्या होता है कि हाई टेम्परेचर और लो रिलेटिव ह्यूमिडिटी के कारण पोलन का जर्मिनेशन रुक जाता है। और ये मोस्ट प्रोबेबली कब होता है, जब हमारा ये जो होता है 35 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर चल जाता है। कहाँ से, ग्रेटर देन 35 डिग्री सेल्सियस यहाँ ज़्यादा चल जाता है तो क्या होता है कि पोलन जर्मिनेशन नेट नहीं करवाता है, रिड्यूस कर जाता है। ठीक, ये दोनों क्वेश्चन ऐसे एक ही में है। उसके बाद हम लोग आते हैं रेनफॉल यानी कि वर्षा कितना होना चाहिए। तो वर्षा जो है आपकी इसके लिए 500 से लेकर के 700 मिलीमीटर mm तक, जिस क्षेत्र में 500 से लेकर के 700 mm वर्षा होता है उस वहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, ये माइस की खेती आराम से कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग आते हैं सॉइल कि इसमें जो है सॉइल किस टाइप का होना चाहिए। तो सॉइल जो आपका होना चाहिए वो वेल ड्रेन्ड होना चाहिए यानी कि वहाँ से पानी आराम से निकल जाए। यानी ऐसा नहीं कि उसमें जो है 2-3 दिन तक पानी उसमें जमा रह गया हो। यदि 2-3 दिन तक वाटर स्टैग्नेशन हो जाता है, पानी का जमाव हो जाता है, तो आपका जो प्रोडक्शन का जो आपका उत्पादन होगा वो 40 से 45% तक आपका क्या हो सकता है, डिक्रीज कर सकता है, कम कर सकता है। तो सॉइल कैसा होना चाहिए, वेल ड्रेन्ड होना चाहिए यानी कि जल निकासी वहाँ से जल्दी से जल्दी हो जानी चाहिए। और इसके लिए जो होती है वो सिल्टी लोम सॉइल ज़्यादा अच्छा होता है। सिल्टी लोम सॉइल बोले तो यानी कि दोमट मिट्टी हम लोग कह सकते हैं, या मटियार दोमट, देखेंगे मटियार दोमट मिट्टी। उसके बाद हम लोग सॉइल टाइप का हम लोग बात करें तो इसके लिए जो सॉइल होता है एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल मतलब जो कि नदियों द्वारा बाढ़ के समय में बहा करके लाया जाता है, उस प्रकार के मिट्टी में जो है मक्का बहुत ही अच्छे तरीके से विकसित होता है, क्योंकि उसमें बहुत सारा न्यूट्रिएंट होता है। बाढ़ आता है क्या होता है, जो भी खेत का जो ऊपरी परत वाला होता है वो मिट्टी घसक जाता है, एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है, इस खेत से उस खेत में, उस खेत से उस खेत में। इसी प्रकार नदियों में बहुत सारा जो होता है ये ऊपरी परत आ जाता है और वो कहीं क्या करता है, एक डेल्टा में ले जा करके छोड़ देता है।
तो वहाँ पर जो होता है नदी के किनारे छोड़ जाता है, तो वहाँ पे मक्का की खेती जो होता है वो बहुत ही अच्छा होता है। एलुवियल एलुवियल सर। उसके बाद इसकी पीएच का बात करें तो पीएच इसके लिए होता है 5.5 टू 7.5। तो वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, इसलिए मैं नहीं चाहता हूँ कि आपके लिए जो क्लास हो वो बोरिंग वाला क्लास हो, आप बोरिंग फील करें। सो आज तक जो है मैं यहीं तक मैंने देता हूँ कि सॉइल का पीएच कितना होता है। आगे बहुत सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आगे वाला जो भी मेरा इसमें लेक्चर आएगा उसको मिस नहीं कीजिएगा। मैंने अभी यहाँ पे आपको सीड रेट नहीं बताया है, माइल्स में डिजीज एक पूछा जाता है वो भी मैंने नहीं बताया है। उसके बाद क्वालिटी प्रोटीन मक्का यानी कि QPM, उसके बारे में भी मैंने नहीं बताया, वो कौन सा जीन से लिया गया है इसके बारे में भी मैंने अभी नहीं बताया है। उसके बाद और भी बहुत सारे फर्टिलाइजर क्रिटिकल स्टेज ये पूछे ही जाते हैं क्वेश्चन, ये भी मैंने नहीं बताया है क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो रहा है। तो इसलिए मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा। तो आप लोग मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपका जो है अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।